देखिए 10वां प्रश्न जो है कहता है एक सेना के सेवा दल जिसमें 616 सदस्य है को एक प्रदर्शन में 32 सदस्यों के सेना बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। तो स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकें। तो देखिए यहाँ पूछ रहा है कि स्तंभों की जो एक स्तंभ एक जो कॉलम होगा उस कॉलम में अधिक से अधिक कितना आदमी हो सकता है। अधिकतम संख्या पूछ रहा है कि 2 गो ग्रुप है, एक 32 जो ग्रुप है वो सेना बैंड है। तो इस प्रश्न को बनाने से पहले क्या प्रश्न कह रहा है इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं कि क्या कह रहा है क्वेश्चन। इसका कंसेप्ट जब समझ जाइएगा तो बनाने में आसान होगा। देखिए इस एग्जाम्पल से उस प्रश्न को समझिए। मान लीजिए कि सेवा दल जो है उसमें दिया हुआ है कितना, इसमें 616 दिया हुआ है। तो इतना संभव नहीं था इस पे एग्जाम्पल में समझाने के लिए, तो इसको हम कम कर दिए हैं। 616 की जगह पे हम 28 को ले लिए हैं कि सेवा दल है, और सेना का जो बैंड है वो 8 मान लिए हैं। इसमें 32 था लेकिन हम 8 मान लिए हैं। कम इसलिए किए ताकि हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझा सके। अब देखिए सेना बैंड जो है आगे आगे चल रहा है और सेवा दल जो है उसके पीछे पीछे चल रहा है। परेड जब होता है लाल किला पे नई दिल्ली में देखिएगा तो उसमें देखिएगा जब सिपाही लोग जो होते हैं तो सिपाही में जो है उसको सेना बैंड भी बना दिया जाता है कुछ लोगों को, और कुछ लोग जो होते हैं सेवा दल होते हैं। तो जो सेना बैंड होते हैं वो देखिएगा कि आगे जो है वो गाना वाना बजाने वाला जो इंस्ट्रूमेंट रहता है वो ले करके बजाते रहता है, और उसके पीछे जो सैनिक रहते हैं वो जो है परेड करते हुए उसके पीछे पीछे जाते हैं। तो वही यहाँ प्रश्न कह रहा है कि एक सेवा दल है और एक सेना बैंड है। सेना बैंड में भी कुछ लोग हैं और सेवा दल में भी है, और इसको जो है परेड में आप देखिएगा कि एकदम एक लाइन से रहेगा वहाँ पे। तो इसको जो हम देख रहे हैं जो लंबाई देख रहे हैं ये स्तंभ की संख्या है, इसको स्तंभ बोलते हैं, और जो इस तरह से देख रहे हैं इसको पंक्ति बोलते हैं। तो प्रश्न में कह रहा है स्तंभ के बारे में बोला है, तो स्तंभ यानी कि जो ये आप देख रहे हैं इसी के बारे में बोल रहा है। तो कह रहा है प्रश्न में कि दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। अब 2 समूह की बात कर रहा है, तो देखिए ग्रुप 2 अलग अलग हो गया। जो सेना बैंड होगा उसका काम अलग है, और जो सेवा दल है इसका काम अलग है। एक जो है आपका परेड कर रहा है, और ये जो है आपको बजाने वाला जो इंस्ट्रूमेंट वो लेके आपका गाना वाना जो बजाने वाला होता है वो जो है बाजा बजाते हुए आगे चलता है। तो ये ग्रुप अलग हो गया, ये ग्रुप अलग हो गया। कि अगर ये देखिए 4 स्तंभ बनाया है, कॉलम बनाया है 1 2 3 4, तो इसको भी 4 कॉलम बनाना होगा। 5 कॉलम में इसको नहीं चलना होगा। जो कॉलम ये बना लिया 4 का कॉलम बना लिया तो इसको भी 4 का कॉलम बनाना होगा। तो वही कह रहा है कि दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है। स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकें। ठीक है, तो ये 4 का बनाया तो ये भी 4 का बनाया। तो देखिए ये कितना बढ़िया लग रहा है देखने में। और ये तो 28 और 8 का देखिए जब ये 4 के कॉलम बनाया इसका मतलब 4 क्या है 28 और 8 का HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो देखिए इसको लिखेंगे पहले 10 को कि दिया हुआ है, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है तो सेवा दल की संख्या, सेवा दल कितना है 616, तथा सेना बैंड, सेना बैंड की जो संख्या है वो कितना दिया हुआ है आपका 32। प्रश्न क्या कहता है स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वो मार्च कर सके। अधिक से अधिक संख्या निकालना है, यानी कि दोनों संख्या जो दिया हुआ है इसमें अधिकतम संख्या आपको निकालना है जो दोनों में हो, यानी कि HCF निकालना है। तो प्रश्न से क्या करेंगे मसा निकाल लेंगे किसका 616 और 32 का। अब देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या हो जाएगा, सबसे पहले चेक करेंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो 616 बड़ा है और 32 जो आपका छोटा है।
तो देखिए इसको लिख सकते हैं 616 बराबर 32। ठीक है, अब इसमें भाग दीजिए कितना आता है। तो जब 616 है और 32 से भाग देंगे तो देखिए 32 दूनी का तो ज़्यादा हो जाएगा, तो एक बार में लगाए तो आपका हो गया 32। तो एक इसे हासिल लिया 11, 11 में से 2 गया 9, 5 में से 3 गया 2, ऊपर से उतरा कितना 6। तो 32 है, 32 में 9 से गुना करेंगे तो 9 दूनी के 18, हासिल 1, 9 3 27 और 1 28, यानी कि 9 से जब इसमें गुना करेंगे तो आएगा 288 और 16 में से 8 गया 8, क्योंकि इससे एक हासिल लिया तो 16 हो गया, 8 में से 8 गया 0, 8 2 में से 2 गया 0। तो 32 में जब 19 से गुना किए तो मेरा शेषफल जो आया 8 बचा। देखिए 8 बचा। फिर देखिए शेषफल जब 8 बच गया तो फिर एक बार भाग लगाएंगे, तो फिर 32 है तो 32 को फिर 8 से हम भाग देंगे, तो 8 का पढ़ेंगे 4 मरतबे, तो 8 चौके कितना हो जाएगा 32, तो शेषफल बच जाएगा 0। इसलिए मस्सा जो आया आपका 616 और 32 का कितना आया 8 आया। यानी कि ये दोनों संख्या में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है 8 8 8 एक ऐसी संख्या है जो दोनों को काट देगा, और बड़ी से बड़ी संख्या 8 है जो दोनों को पूरब से विभाजित कर रहा है। इसलिए लिखना होगा, इसलिए कॉलम्स की अधिकतम संख्या बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यही आपका आंसर 8 है। यानी कि अधिक से अधिक संख्या कितना कर, एक पंक्ति कितना बना सकता है। सेवा दल और सेना बैंड जो है, सेवा दल की संख्या और सेना बैंड, तो सेवा दल और सेना बैंड जो है अधिक से अधिक जो है कितना कॉलम बना सकता है 8 को बना सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए 8 कॉलम बना करके ही चल सकता है। देखिए प्रश्न कहता है एक खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। एक खेल का मैदान है, इसको चारों तरफ क्या है वृत्ताकार पथ है। सोनिया को मैदान का एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगता है, जबकि रवि को 12 मिनट लगता है। यह मानते हुए कि दोनों एक ही बिंदु से चलना शुरू करते हैं और एक ही दिशा में जाते हैं। देखिए एक है, यहाँ पे लिखिए 11 नंबर प्रश्न में सोनिया एक लड़की है जो यहाँ से दौड़ना शुरू की। ये जब पूरा चक्कर लगाती है तो इसको लगता है कितना मिनट 18 मिनट। ठीक है, और एक लड़का है आपका रवि, ये सोनिया दौड़ रही है और एक जो है इसी दिशा में रवि भी जो है दौड़ रहा है। तो सोनिया को 18 मिनट लगा एक चक्कर में और रवि को कितना लगा 12 मिनट लगा। कहता यह पता लगाए कि दोनों प्रारंभिक बिंदु पर कितने मिनट के बाद मिलेंगे। जब यहाँ से दौड़ना ही दोनों शुरू कर दिया तो फिर मान लीजिए कि अभी जो है घड़ी में 12 बज रहा है, 12 बजे एकदम शुरू कर दिया दौड़ना। ठीक है, ये भी दौड़ना शुरू कर दिया, ये भी दोनों दौड़ना शुरू कर दिया, तो कितने समय के बाद दोनों फिर से जो है इस बिंदु पर मिल जाएंगे। तो देखिए सोनिया जो है 12:18 पर एक चक्कर पूरा लगा रही है, दूसरा चक्कर ही लगाएगी 36 मिनट पर एक चक्कर फिर से, तीसरा चक्कर लगाएगी तो हो जाएगा 12:54, यानी कि तीसरा चक्कर 54 मिनट में लगा देगी। रवि देखिए पहला चक्कर लगा दिया 12 मिनट में, दूसरा चक्कर लगा दिया 24 मिनट में और तीसरा चक्कर लगा दिया 36 मिनट में। तो देखिए पहला जो है कह रहा है कि दोनों जो है एक ही बिंदु पर फिर से कब मिलेंगे, तो 18 मिनट इसमें नहीं था, 36 मिनट देखिए इसमें भी है, 36 मिनट इसमें भी है, यानी कि 12:36 पर दोनों फिर से एक ही बिंदु पर मिल जाएंगे। तो कितने मिनट के बाद मिल रहे हैं, तो 36 मिनट के बाद मिल रहा है। तो आंसर क्या हो गया 36 मिनट। इसमें चक्कर नहीं पूछा है कि कितना चक्कर के बाद ई मिल रहा है, कितना चक्कर की ई मिल रही है, सोनिया मिल रही है, तो चक्कर इसमें नहीं पूछा है, तो चक्कर से इसमें मायने नहीं रखता। देखिए 2 चक्कर लगाई है और अभी 3 चक्कर लगा दिया, तो चक्कर के बारे में प्रश्न में नहीं कोई चर्चा किया गया है, सिर्फ समय के बारे में चर्चा किया गया। तो समय हम बता देंगे 36 मिनट में दूसरा चक्कर कर रहे थे तो 36 मिनट हुआ, और 3 चक्कर लगा दिया तो 36 मिनट हो गया, यानी कि 36 मिनट पर दोनों एक बार फिर से जो है इस बिंदु पर मिल रहा है।
यही आपका आंसर हो जाएगा 36 मिनट। तो ये तो आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझा दिए, लेकिन जब इसको सॉल्व करने की बात आएगी कि सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखिए कैसे इसको लिखना है। हल करिएगा, लिखिएगा चूँकि सोनिया एक चक्कर 18 मिनट में लगाती है या पूरा करती है, तथा रवि को एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगता है। प्रश्न से, ठीक है, जो प्रश्न कर रहा है कि सोनिया और रवि फिर से जो है कितने मिनट के बाद मिल जाएंगे, तो यानी कि 18 और 12, देखिए 18 और 12 का जो ये 36 आया, क्या आया, तो 18 12 का ये 18 और 12 का जो 36 है क्या है, एलसीएम है। यानी कि हमको दोनों का एलसीएम निकालना होगा। तो प्रश्न से एलसीएम हमको निकालना होगा किसका, 18 और 12 का। तो 18 को पहले अभाज्य गुणनखंड करिए, कितना होता है, तो देखिए 2 गुना 3 गुना 3, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुना 3 के पावर 2, और 12 है तो 12 को भी हम अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं, 2 दूनी का 4 और 4 तिया 12, तो 2 का स्क्वायर हो गया और गुना 3 हो गया। तो देखिए 18 और 12 का एलसीएम जो होगा, इसमें 2 है, इसमें 2 का पावर 2 है, तो जो बड़ा वाला घात होगा उसको ले लेंगे, तो 2 का पावर 2 हो गया, गुना इसमें 3 का स्क्वायर है, इसमें 3 का 1 है, तो बड़ा वाला घात ले लेंगे, तो 3 का स्क्वायर हो गया। यानी कि 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, और 9 चौको कितना होता है, 36। दोनों का जब एलसीएम हम निकाले तो 36 आया। इसलिए सोनिया और रवि पुनः 36 मिनट बाद दोबारा मिलेंगे। यही आंसर हो गया। कितना मिनट के बाद मिलेगा, तो 36 मिनट के बाद मिलेगा। देखिए 12 नंबर जो प्रश्न था, इसको हम आपको शॉर्ट रूप में बता दिए। जो हम निकाले हैं, एलसीएम निकाले हैं, वो शॉर्ट तरीका है, उस तरह से नहीं बनेगा। वो बनेगा, उससे भी बनेगा, लेकिन आपको जब ये चैप्टर वास्तविक संख्या पढ़ रहे हैं, तो वास्तविक संख्या में जो पढ़े हैं उसी के माध्यम से आप निकालिए। तो उसके लिए जो है आप इस तरह से उसको लिखिएगा कि सोनिया एक चक्कर लगाने में 18 मिनट समय लेती है, और रवि जो है, तो पहले आप 18 और 12 को क्या निकाल लीजिए, एचसीएफ निकाल लीजिए। तो इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग करेंगे और मसा निकालेंगे। तो दोनों का जब मसा निकालिएगा तो कितना आपका आएगा, 6 आएगा। यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करिएगा आप, तो 6 आ जाएगा। फिर अंकगणित के मूलभूत प्रमेय से जानते हैं पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर मसा गुने लसा। तो पहली संख्या दूसरी संख्या आपको दिया हुआ है, 18 और 12 लिख दीजिएगा, और मसा जब इसका निकाले यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से तो 6 आया, तो इसका लसा जो है आपका निकल जाएगा 36। इसलिए सोनिया और रवि पुनः 36 मिनट बाद दोबारा मिलेंगे। इस तरह से लिखिएगा। अगर एलसीएम आप 36 और 12 को वहाँ पर निकाल दिए अभाज्य गुणनखंड से, तो वो भी सही है, लेकिन इस तरह से लिखिएगा तो आपको ज़्यादा बेटर रहेगा। देखिए 12 का जो आपका प्रश्न है, कहता है 2 पात्रों में, पात्र का मतलब बर्तन, यानी 2 बर्तन में 504 लीटर और 735 लीटर दूध है। पात्र की महत्तम धारिता क्या होगी जो दोनों पात्रों के दूध को पूर्ण रूप से माप सके। तो देखिए 12 को हम लिखते हैं, प्रश्न को सॉल्व करते हैं। 2 बर्तन आप यहाँ बना लीजिए, इसमें दूध भरा हुआ है, कितना है, 735 लीटर। एक देखिए, एक बर्तन ये है, इसमें भी दूध भरा हुआ है, इससे छोटा है, इसमें है 504 लीटर। आपको एक ऐसी बर्तन ढूंढना है, बड़ी से बड़ी नापना, दूध के जो नापने वाला बर्तन होता है उसको नापना बोलते हैं, दूध नापने वाला ढूंढना है, जो इसको भी पूरा पूरा नाप दे और इसको भी पूरा पूरा नाप दे। इसलिए दोनों को क्या करना होगा, हमको एचसीएफ निकालना होगा, ताकि हाईएस्ट कॉमन जो है फैक्टर से इसकी बड़ी से बड़ी संख्या को हमको पता चल जाएगा। तो देखिए यहाँ लिखिए कि दिया हुआ है
क्या दिया हुआ है, तो पहली पात्र, पात्र मतलब बर्तन, पहली पात्र में दूध, दूध की मात्रा कितना है 735 लीटर, तथा दूसरी पात्र में दूध की जो मात्रा है से 504 लीटर। प्रश्न से देखिए, प्रश्न से जो प्रश्न कह रहा है इसके अनुसार जो है 504 और 735 का महत्तम समापवर्तक वाला बर्तन की धारिता है दोनों पात्रों के दूध को पूर्ण रूप से माप सकता है। ठीक है, इतना एग्जाम में लिखने की ज़रूरत नहीं है, या हम आपको समझाने के लिए ऐसा बताए हैं कि इसीलिए जो है मसा निकाला जाता है दोनों का, कि 504 और 735 का मसा वाला बर्तन की जो धारता होगी वही दोनों बर्तन के दूध को पूरा माप सकता है। अब देखिए, जब मसा निकालना है तो यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करेंगे। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से इसमें बड़ी संख्या कौन सी है, देखिए 735 जो है आपका बड़ी संख्या है और 504 जो है छोटी संख्या है। तो दो संख्या रहता है उसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, बड़ी संख्या को चेक करते हैं कौन है, और उसके बाद छोटी संख्या कौन है उसको चेक करते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम जानते हैं क्या होता है, भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल प्लस शेष, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो आगे इसमें देखिए 735 में 504 से भाग दीजिए तो ये हो जाएगा एक बार में 504, इसमें ही घटेगा तो बच जाएगा आपका 231, फिर 231 शेष बच गया तो फिर इसको भाग लगाइए 504 से, तो दो बार में लगेगा, ये हो जाएगा 462, और इसमें जब ये घटेगा तो बचेगा आपका शेषफल आएगा 42। फिर जो है आप एक बार भाग लगाइए 231 को, तो 42 में 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका 210, एक में 0 गया 1, 3 में से 2 गया 2 और 0, फिर शेषफल आपका बच गया तो फिर भाग लगाइए 42 से, तो ये किसका पढ़ेंगे दो बार में तो हो जाएगा आपका 42 कट गया। तो जब पूरा कट गया तो आपका भी मसा कहलाता है। यूक्लिड विभाजन के प्रयोग से बनाना है, तो देखिए 504 में जब 1 से गुना किए तो शेषफल आया कितना 231, शेषफल 0 नहीं आया, फिर से एक स्टेप आगे लिखेंगे 504 है, अब यहाँ पे आ गया आपका 231, 231 में 2 से गुना किए तो शेषफल 42 बचा, यानी कि जब इसमें 2 से गुना करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा 42, फिर शेषफल 0 नहीं आया तो फिर यहाँ लिखेंगे 231 बराबर, ये हो गया आपका 42। अब देखिए 42 में 5 से गुना किए तो शेषफल बच रहा है 21, तो शेषफल कितना बचा आपका 21 हो गया। अभी भी शेषफल 0 नहीं हुआ है तो फिर 42 को 21 से भाग देंगे, तो 42 को 21 से भाग दिए दो बार में तो शेषफल 0 आ गया, यानी कि 2 से गुना किए तो शेषफल 0 आ गया। इसलिए 735 और 504 का मसा जो आया कितना आया 21 आया। अतः यहाँ लिखिए, अतः पात्र की महत्तम धारिता 21 लीटर की होगी, जो दोनों पात्रों के दूध को पूर्ण रूप
से माप सकता है। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये जो बर्तन था कितना लीटर का होना चाहिए, 21 लीटर का होना चाहिए। तो 21 लीटर का रहेगा ना, तो इसको भी पूरा पूरा विभाजित कर देगा और इसको जो भी है पूरा पूरा ही विभाजित कर देगा। यानी कि कहने का मतलब 21 लीटर के नापना जो है इसको भी पूरा पूरा नाप देगा और इसको भी पूरा पूरा नाप देगा। तो आंसर कितना आया आपका, 21 लीटर का वो बर्तन होगा। देखिए आपका अगला प्रश्न है, कहता है 13 नंबर के सिद्ध करे कि दो विषम पूर्णांकों का गुणनफल अवश्य ही विषम होगा। साबित आपको क्या करना है, एग्जाम्पल से समझिए। दो विषम पूर्णांक, आपको दो को विषम पूर्णांक लेना है। तो मान लीजिए कि एक विषम पूर्णांक 3 है और एक विषम पूर्णांक 5 है। 3 भी विषम है, 5 भी विषम है और दोनों क्या है, पूर्णांक है। तो दोनों का गुणनफल यानी दोनों को गुना करेंगे तो कितना होगा, 15। तो इस दोनों का जो गुना करिएगा और गुणनफल आएगा वो भी आपका विषम ही होगा। तो देखिए 15 विषम है ना। तो यही आपको सिद्ध करने के लिए कह रहा है कि दो गो विषम पूर्णांक है और इसको जब गुना करेंगे तो विषम ही होगा। सिद्ध करे कि दो विषम पूर्णांकों का गुणनफल अवश्य ही विषम होगा। तो सही में विषम होगा। और एग्जाम्पल ले लीजिए। तो मान लीजिए कि एक विषम पूर्णांक है और 3 भी विषम पूर्णांक है और विषम में विषम से गुना करेंगे तो देखिए 3 हुआ, 3 भी आपका विषम पूर्णांक हुआ। 7 एक विषम पूर्णांक है, 5 एक विषम पूर्णांक है। तो 7 में 5 से गुना करेंगे तो देखिए 35 क्या हुआ, एक विषम पूर्णांक हुआ। यानी कि विषम पूर्णांक में विषम पूर्णांक से गुना करेंगे तो विषम ही होगा। यही साबित करने के लिए आपको कह रहा है। तो देखिए इसको सिद्ध करते हैं। माना कि पहली विषम पूर्णांक बराबर 2q + 1 तथा दूसरी विषम पूर्णांक बराबर 2q + 3 जहाँ q एक पूर्णांक है। अब देखिए इसको 2q + 1 और 2q + 3 कैसे माने, कैसे होता है इसको 5 एक विषम पूर्णांक है, 7 एक विषम पूर्णांक है। तो जब विषम पूर्णांक को विषम पूर्णांक में गुना किए तो कितना आया, 35 आया, जो कि विषम पूर्णांक है। तो ऐसे तो हमको एग्जाम्पल से नहीं समझाना था, हमको साबित करके इस तरह से समझाना है। तो देखिए कुछ नहीं करना है, 5 है तो 5 को हम मान लिए पहली विषम पूर्णांक। अब इसको हम लिखे हैं, देखिए क्या, 2q + 1। तो देखिए q है, q क्या हम माने हैं, q एक पूर्णांक माने हैं। तो q की जगह पर कोई एक पूर्णांक ले लीजिए, 2 भी एक पूर्णांक है। तो जब 2q + 1 हम माने हैं इसको 5 को, तो देखिए 2 है और q पूर्णांक माने तो 2 ले लिए हम पूर्णांक और +1 ले लिए। तो 2 में 2 से गुना किए 4 और 4 हो गया, कितना हो गया, 5। तो 5 नहीं लिखिए, चाहे 2q + 1 लिख दीजिए, बात बराबर है। अब देखिए 7 था तो 7 को हम लिखे 2q + 3। ये कैसे लिखे, 7 को 2q + 3 कैसे लिखे से देखिए, 2 गुना q हम क्या माने हैं, पूर्णांक माने हैं। तो पूर्णांक हम कितना माने, 2 लिए हैं इसमें, तो 2 और प्लस क्या हो गया, 3 हो गया। तो देखिए 2 दूनी के कितना होता है, 4 और +3 7 हो गया। कहने का मतलब 7 लिखिए चाहे 2q + 3 लिखिए। इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझा रहे हैं। इसके जगह पर 7 जो लिखे हैं इसके जगह पर हम जो आपको 2q + 3 लिख दिए, ये 2 के पूर्णांक के सहायता से, जहाँ q एक पूर्णांक है। तो ये आप इसको कुछ भी मान सकते हैं। आप 2 को पूर्णांक 4q + 1 4q + 3 भी मान सकते हैं। अब q पूर्णांक है तो q आप जितना ले सकते हैं, जैसे 1 ले लिए तो 1 लेंगे तो 4 × 4 + 1 5 हो गया और ये हो जाएगा 4 × 4 और +3 तो 4 और 3 7 हो गया। तो पूर्णांक है ये। तो ये मान लिए, इसको मानने में दिक्कत ना होगा, आप समझ कर मान लीजिएगा, कुछ भी मान सकते हैं। अब देखिए प्रश्न कह रहा है कि दोनों विषम पूर्णांक को गुना करिए और इसका जो गुणनफल आना चाहिए वो विषम आना चाहिए। यही हमको साबित करना है। तो यहाँ लिखिए, तो हमें साबित करना है
क्या साबित करना है कि पहली विषम पूर्णांक में गुना करेंगे दूसरी विषम पूर्णांक से तो गुणनफल इसका विषम होना चाहिए। यही हमको सिद्ध करना है। ठीक, तो देखिए LHS से पहली विषम पूर्णांक क्या माने हैं, 2q + 1 माने हैं। तो इसके जगह पर लिखिए 2q + 1, ठीक है, गुना दूसरी विषम पूर्णांक तो 2q + 3, तो 2q + 3। अब इसको गुना करिए तो देखिए गुना कैसे होता है। 2q + 1 में 2q + 3 से गुना करेंगे तो देखिए क्या होगा, 2 दूनी का 4 और q में q से गुना किया तो हो गया q²। ये प्लस है तो प्लस 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 होता है। 2q में 1 से गुना करेंगे तो 2q हो जाएगा। देखिए अब इससे जो है दोनों हो गया, अब इससे जो है दोनों को करना है तो 3 में 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा, आपको यहाँ पे लिखना है द्वितीय 6q और प्लस 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 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 हो गया। अभी दोनों को जोड़ दीजिए तो ये हो गया आपका 4q² प्लस 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 है तो 2q और 6q जोड़ेंगे तो 8q हो जाएगा और प्लस 3 हो जाएगा। यानी इसको हम लिख सकते हैं 4q² + 8q + 3। अब देखिए इन दोनों को गुना करेंगे तो विषम होगा। ठीक है, इसको साबित हमको करना है। इस 4q² 8q है, इसमें हम 2 क्या किए, कॉमन कर लिए तो 2 कॉमन हो गया इसमें, तो इसमें बचा आपको 2q², प्लस है तो प्लस 2 कॉमन कर लिए तो 8 में कितना बचा, 4, 4 दूनी का 8 होता है और q है तो q, और देखिए प्लस में क्या है, 3 है। अब इसको हम लिख सकते हैं 2m + 3, जहाँ m बराबर 2q² + 4q। देखिए m के जगह पर हम इतना मान लिए, ये जो लिखा हुआ था इसको हम क्या मान लिए, पूरा को m मान लिए तो 2 और इसके जगह पर लिख दिए m और प्लस 3, जहाँ m एक पूर्णांक है। अब चेक करना है कि 2m + 3 जो हम लाए इस सम है कि विषम है से देखिए। तो यहाँ पर इसको चेक कर लीजिए कि 2m + 3 क्या है। तो पहले यहाँ पर देखिए m है तो m क्या माने हैं, 2q² + 4q। तो यहाँ लिख सकते हैं 2 × m को लिख सकते हैं 2q² + 4q और प्लस में क्या है, 3 है। देखिए अब आगे बढ़िए, 2 यहाँ पे ब्रैकेट में है 2 और गुना q क्या है, आप क्या शुरू में माने थे, q हम माने हैं कि q एक पूर्णांक है। तो आप कोई भी एक पूर्णांक जो है q को मान लीजिए। जब q पूर्णांक है तो हम मान लेते हैं कि q बराबर 1 है। ठीक है, तो q बराबर 1 है तो 1 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे और प्लस है 4 और q की जगह फिर 1 रखेंगे और प्लस कितना है, 3 है। अब देखिए 2 गुना 1 का स्क्वायर 1 हो गया और प्लस 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। ये क्या हो गया इधर, प्लस 3। अब देखिए 2 है ब्रैकेट, 2 में 1 से गुना किया 2 और प्लस 4 और प्लस 3। देखिए 2 और 4 कितना होता है, 6 और प्लस 3, 6 दूनी के 12 और प्लस 3, तो 12 और 3 कितना हुआ, 15। तो 15 कैसी संख्या है, सम है कि विषम है, तो ये एक विषम संख्या है। तो 2m + 3 भी क्या होगा, आपका विषम होगा। तो जब हम दो विषम पूर्णांक से गुना किए तो उसका गुणनफल भी क्या आया, विषम आया। इसी को साबित करना था। यहाँ पे लिख दीजिएगा सत्यापित, कि मैंने साबित कर दिया, सिद्ध कर दिया। यही आपका आंसर हो गया। इसी तरह से सिद्ध करना है। देखिए आपका चौथा जो प्रश्न है, कहता है सिद्ध करें कि किसी धन पूर्णांक जो 5 के + 1 के रूप का है का वर्ग भी उसी रूप का होता है। ये आपको सिद्ध करना है। तो आइए इसको सिद्ध करते हैं। हल, माना a बराबर 5 के + 1 एक धन पूर्णांक के
है, जहाँ k एक पूर्णांक है, k एक पूर्णांक है। हमने यहाँ पर a बराबर जो है 5 के प्लस 1 मान लिया, जो एक धन पूर्णांक है, और k जो आप देख रहे हैं k एक पूर्णांक है। ठीक है, तब a बराबर 5 के प्लस 1 यह माने हैं, इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। तो क्या कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में, का वर्ग जो है भी उसी रूप का होता है। मान लीजिए कि ये एक धन पूर्णांक है, इस रूप में हम माने हैं, और इसका वर्ग जो होगा ना उसी रूप में होगा, इसी रूप में होगा, यही सिद्ध करना है। कहने का मतलब है कि कोई धन पूर्णांक 5 है, ठीक है, तो 5 एक धन पूर्णांक है, तो इसका वर्ग करिएगा तो कितना होगा, 25 होगा। तो 25 जो है देखिए क्या है, 5 गुना 5 उसी रूप का होगा, जो ये रूप इसका देख रहे हैं 5 था, तो 5 के रूप में आया। समीकरण 1 के दोनों तरफ वर्ग करने पर, देखिए वर्ग यहाँ पे क्यों किए, क्योंकि सिद्ध हमको करना है, वर्ग करना है। किसी भी धन पूर्णांक जो हम माने हैं इसका वर्ग करना है, और वर्ग करके सिद्ध करना है कि इसी रूप में आएगा, यही साबित करना था। इसीलिए जो है हम वर्ग कर दिए। तो समीकरण 1 को वर्ग करिए, तो समीकरण 1 जो है आपका a बराबर 5 के प्लस 1 है, तो इसको भी आप वर्ग कर दिए, और 5 के प्लस 1 को भी स्क्वायर कर दिए। तो कितना हो जाएगा, a का स्क्वायर आपका हो जाएगा a स्क्वायर बराबर है 5 के प्लस 1, 5 के प्लस 1 इसका होल स्क्वायर है, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है। और a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो 5 के प्लस 1 इसका होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, यानी कि 5 के का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 और a जो है आपका 5 के हो गया, और 2ab और b कितना हो गया 1, और प्लस बी स्क्वायर, बी कितना है 1 है, तो 1 का स्क्वायर। तो हो जाएगा आपका 5 के का स्क्वायर, यानी 5 पचे 25 के स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 पचे 10, और 1 में गुना करेंगे तो 10, और के है तो के प्लस 1 का स्क्वायर 1, यानी इसका स्क्वायर जो होगा 25 के स्क्वायर प्लस 10 के प्लस 1। अब देखिए आगे, इसमें भी 5 कॉमन है, इसमें भी 5 कॉमन है, तो 5 को हम क्या किए, कॉमन कर लिए। तो इसमें आपका बच गया 5 के स्क्वायर प्लस 2 के, और प्लस में फिर कितना है 1 है, तो 1 लिख दिए। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं 5 5 है तो 5, ये जो पूरा आप देख रहे हैं इसके जगह पर हम लिखते हैं एम, और उसके बाद प्लस 1 आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, जहाँ एम बराबर 5 के स्क्वायर प्लस 2 के माना। तो देखिए ये एक हम धन पूर्णांक माने थे इस रूप में, और जब इसका हम स्क्वायर किए, इस धन पूर्णांक को दोनों तरफ हम स्क्वायर किए, तो स्क्वायर भी किए तो आपका जो है 5m प्लस 1, यानी कि इसी रूप में आया। देखिए 5m प्लस 1, तो किसी भी धन पूर्णांक को अगर आप वर्ग भी कर दीजिएगा, तो उसका वर्ग करिएगा, उसका जो फिर मान आएगा वो आपको 5m प्लस 1, कहने का मतलब उसी रूप में आएगा जो धन पूर्णांक आप माने थे। तो यहाँ पर लिखिएगा कि अतः धन पूर्णांक के 5 के प्लस 1 के रूप में हो तो इसका वर्ग भी उसी रूप में होगा।
यही आपको साबित करना था। यहाँ पर लिख दीजिएगा सत्यापित। आपका सिद्ध हो गया क्वेश्चन। देखिए आपका अगला जो प्रश्न है 15 नंबर का, वो कहता है निम्नलिखित संख्याएं रूढ़ है या यौगिक, सकारण बताइए। और इसमें 3 प्रश्न दिया हुआ है। तो पहला प्रश्न को हम हल करके देखते हैं कि यौगिक संख्या है या रूढ़ संख्या है। तो एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जो रूढ़ संख्या होती है उसे अभाज्य संख्या भी कहते हैं, यानी अभाज्य संख्या को ही रूढ़ संख्या बोला जाता है। और यौगिक संख्या जो है भाज्य संख्या को यौगिक संख्या कहते हैं। तो अभाज्य संख्या क्या होती है? वैसी संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो और वो जो है 1 और स्वयं से कटे, वही अभाज्य संख्या कहलाती है। और भाज्य संख्या जो है वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 से ज़्यादा हो, यानी कि जो अभाज्य संख्या नहीं है तो भाज्य संख्या होगा, जो भाज्य संख्या होगा वो अभाज्य संख्या नहीं होगी। यही है। तो पहला को चेक करिए। पहला प्रश्न जो आपका दिया हुआ है 7 गुना 11 गुना 13 और प्लस 13। तो 13 इसमें भी है और 13 इसमें भी है, तो हम 13 को कॉमन कर लेते हैं। तो इसमें कितना बच गया? 7 गुना 11 और प्लस 13 जब कॉमन हो गया तो इसमें बच गया 1। अब देखिए 13 7 में 11 से गुना करेंगे तो होगा 77 और प्लस 1। तो 13 गुना, ये गुना यहाँ पे है 77 और 1 कितना होता है? 78। यानी कहने का मतलब 78 एक ऐसी संख्या है जो 13 से भी विभाज्य है। तो बताइए अभाज्य है या यानी कि रूढ़ संख्या है या यौगिक संख्या है? तो ये आपका यौगिक संख्या हो गया। पहला जो है आपका यौगिक संख्या हुआ, क्योंकि कह सा कारण बताइए। तो कारण है कि यह संख्या जो है आपका 1 और स्वयं के अलावा 13 से भी विभाज्य है। लिखिएगा कि यह संख्या जो है 1 से भी कट रहा है, स्वयं से भी कट रहा है और वो 13 से भी विभाज्य है, इसलिए ये जो यौगिक संख्या है। दूसरा जो प्रश्न है कि 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5, इसको चेक करना है कि यौगिक संख्या है या रूढ़ संख्या है। तो पहले इसको जो है हम गुना कर लेंगे कि इसको गुना करने पर कितना आता है, उसमें 5 जोड़ के फिर चेक कर लेंगे। देखिए 1 में 2 से गुना किए 2, 2 तिया 6, 6 चौके 24 और 24 पचे 120, यानी कि यहाँ से यहाँ तक गुना किए तो आपका आया 120। और 6 में 7 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 42। इसको गुना करिए। 2 में 0 से गुना किए 0, 2 दूनी का 4 और 2 एका 2, 4 में 0 से गुना किए 0, 4 दूनी का 8 और 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4। 0 हो गया, 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4, 2 8 10, 4 और 1 5। और इसमें फिर जोड़ना है कितना? इसमें जोड़ना है 5 को। तो ये हो जाएगा आपका 5 4 8 5। तो देखिए तो कैसी संख्या है? तो वैसी संख्या है जिसका इकाई स्थान 0 या 5 हो तो वो संख्या 5 से भी विभाज्य हो जाती है। तो देखिए 5 से भी विभाज्य है, 1 से भी विभाज्य है, और इस संख्या है तो स्वयं से भी कटेगा, यानी कि 5845 से भी कटेगा। तो वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 से ज़्यादा हो जाए तो क्या कौन सी संख्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है, यानी कि कौन सी संख्या हो गई? यौगिक संख्या। तो दूसरा कौन सी संख्या है? यौगिक संख्या है। तीसरा प्रश्न देखिए। तीसरा प्रश्न आपका दिया हुआ है 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 प्लस 7। यहाँ लिख लीजिए 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 और प्लस 7। तो पहले इसको गुना करिए कितना होता है। तो 2 तिया 6, 6 चौके 24 और 24 पचे 120 और 120 में कितना जोड़ेंगे? 7, तो 127। अब देखिए 127 जो है एक ऐसी संख्या है जो सिर्फ 1 से कटेगा और नहीं तो फिर स्वयं से कटेगा, बाकी ये और कोई संख्या से नहीं कटेगा। इसलिए ये कौन सी संख्या हो गया आपका? रूढ़ संख्या। रूढ़ संख्या मतलब अभाज्य संख्या। तो तीसरा जो है आपका, इसमें पहला संख्या जो आपका आया कौन सा संख्या आया? ये आया आपका यौगिक संख्या। दूसरा भी आपको हल किए तो आया यौगिक संख्या, और तीसरा जो किए तो ये आपका आया रूढ़ संख्या। यही आपका आंसर है।
देखिए 16 का जो प्रश्न है कहता है निम्न का दशमलव प्रसार ज्ञात करें। पहला प्रश्न, दशमलव प्रसार तो बना चुके हैं लेकिन फिर भी हम बता देते हैं। पहला जो प्रश्न आपका है 7/80 है, ठीक है। 80 का अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए। 80 है तो 80 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो देखिए 2 से 40, 2 से लगाए तो 20, 2 से लगाएंगे तो होगा 10, 2 से लगाएंगे तो 5, 5 जो है फिर लगेगा 5 से एक बार में, यानी कि 80 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5, ठीक है। अब देखिए 7 ऊपर में है, नीचे आपका 1 2 3 4, यानी 2 के पावर 4 और गुना कितना है 5। अब इसको भी जो 5 है तो 5 के पावर 4 हमको करना है, तो क्योंकि 2 का पावर 4 है तो इसको भी 5 के पावर हम 4 करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 5 के पावर 3 से गुना कर देंगे, तो 5 के पावर 3 और 5 के पावर 1, तो गुना करेंगे तो 5 के पावर 4 हो जाएगा। तो जब अपने मन से नीचे 5 के पावर 3 गुना किए हैं तो ऊपर में भी आपको 5 के पावर 3 से गुना करना होगा, तब दोनों कट जाएगा, तो फिर कोई इसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए 7 गुना 5 के पावर 3 का मतलब है 5 गुना 5 गुना 5, 5 पचे 25 पचे 125, तो यहाँ पे हो गया आपका 125। अब है नीचे में 2 का पावर 4 गुना 5, 5 सेम है, तो देखिए पावर में क्या होता है, जुट जाता है, गुना में पावर जुट जाता है, तो 5 के पावर 1 और 5 के पावर 3 है, तो ये हो जाएगा आपका कितना 5 के पावर 4। अब 7 गुना 125 है, तो जब 125 में 7 से गुना करेंगे तो 875 आएगा, तो यहाँ लिखिए 875 बटा, देखिए दोनों का पावर सेम है, दोनों का घात 4 है, तो नीचे वाला आपस में गुना हो जाता है, 5 दूनी का 10, 10 के पावर 4। अब देखिए ऊपर में 875 है बटा 10 के पावर 4 का मतलब है 1 2 3 4 शून्य, यहाँ देखिए 10 के पावर 4 बराबर 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10, तो 1 1 में गुना करेंगे तो 1 और 0 के एगो है 1 2 3 4, तो 1 2 3 4। अब इसको भाग देंगे तो आपका देखिए क्या हो जाएगा 0.0875 हो जाएगा। जितना नीचे 0 है उतना जो है अंक के बाद आप पॉइंट बैठा दीजिए, तो 1 2 3 4 है तो 1 2 3 और देखिए एक और 0 बैठा दिए, उसके बाद पॉइंट बैठा दिए, यही आपका दशमलव प्रसार निकल गया पहला प्रश्न का। दूसरा प्रश्न कहता है कि 37/125 इसका दशमलव प्रसार ज्ञात करिए। तो चलिए इसको हल करिए। 37/125 है, इसको अभाज्य गुणनखंड करिए 125, 5 से लगाएंगे तो हो जाएगा 25, फिर 5 से लगाएंगे तो 5 और फिर 5 से लगाएंगे तो 1, यानी 125 को हम लिख सकते हैं 5 गुना 5 गुना 5। अब देखिए 37 है बटा 5 3 बार गुना है, यानी कि 5 का पावर 3। इसको 10 करने के लिए इसमें हम क्या करेंगे 2 के पावर 3 से गुना कर देंगे, तो नीचे किए हैं तो ऊपर में भी करना होगा 2 के पावर 3 से। अब देखिए 37 गुना 2 के पावर 3 यानी 2 गुना 2 गुना 2 बराबर 8, तो इसको हो गया 8 बटा 5 के पावर 3 है 2 के पावर 3 है, तो घात दोनों का जब बराबर है तो ये आपस में गुना हो जाएगा, यानी कि 5 दूनी के 10 के पावर 3। 37 में 8 से गुना करेंगे तो 296 आएगा, और 10 के पावर 3 है, इसका मतलब हो जाएगा 10 पे 3 शून्य। अब भागा दे दीजिए उसमें, तो भागा देने पर हो जाएगा 296 है, यहाँ पे पॉइंट बैठा दीजिए, आगे में 0 लगा दीजिए, यानी 3 0 नीचे था तो 3 अंक के बाद पॉइंट बैठा दिए, तो इसका दशमलव प्रसार कितना आया 0.296। देखिए तीसरा प्रश्न आपका कहता है 19/4 का पावर 3, इसका जो है दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। तो पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 19 हो गया बटा 4 का पावर 3 है, तो 4 का पावर 3 है, इसका मतलब क्या हुआ 4 गुना 4 गुना 4, तो 4 चक 16 और 16 चौके 64।
अब 64 का अभाज्य गुणनखंड करिए कितना होता है। तो 64 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से होगा 32, फिर 2 से लगाएंगे 16, फिर 2 से लगाएंगे तो 8, फिर 2 से लगाएंगे तो 4, फिर 2 से लगाएंगे 2, फिर 2 से लगाएंगे 1, यानी कि 19/64 को लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। अब देखिए ऊपर 19 है बटा 2 जो है आपका 6 है, 6 गो है, तो इसको अब 2 के पावर 6 लिख दीजिए। इसके ऊपर 1 है, सब पर 1 है। जब संख्या एक ही हो तो उसका जो घात होता है वो आपस में सब जुट जाता है, तो 2 के पावर 6। अब देखिए इसको हमको 10 बनाना है, तो कितना से गुना करेंगे, 5 से गुना करेंगे 2 में तो 10 हो जाएगा, क्योंकि किसी भी संख्या को काटने में आसान होता है। तो 5 है, ये कितना है, इसका पावर 6 है, तो इसका भी पावर हम 6 लिख देंगे। तो 5 के पावर 6 जब अपने मन से गुना किए हैं तो ऊपर में भी 5 के पावर 6 से गुना कर देते हैं। अब देखिए 19 है गुना 5 के पावर 6, इसका वैल्यू क्या होगा, तो 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। तो देखिए 5 पचे 25, 25 पचे 125, 125 में 5 से गुना करेंगे तो 625। अब इधर आ गया 5 गुना 5 यानी कि 25, इसको गुना करिए। तो जब 625 में 25 से गुना करिएगा तो आपका आंसर आएगा 15,625। अब इसका मान कितना आ गया, 15,625 बटा, अब देखिए 2 है और 5 है, तो 2 और 5 में गुना करिए कितना हो जाएगा 10, और दोनों का घात बराबर है तो उसका घात लिख दिए 6। अब देखिए 15,625 में 19 से गुना करिए, तो जब इसको गुना करिएगा तो आपका आंसर आएगा 29, 68, 75। तो इसको लिखिए 29, 68, 75 बटा 10 के पावर 6, इसको गुना करिए तो 1 पर 6 पावर है तो 6 जीरो बैठा दीजिए, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें 29, इसमें जो है इससे भाग दे दीजिए, तो भाग देंगे तो देखिए 1 2 3 4 5 6 जीरो है, तो 6 अंक के बाद पॉइंट बैठा दीजिए, तो 1 2 3 4 5 6, यानी यहाँ पे पॉइंट बैठ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 0.29685, यही आपका दशमलव प्रसार हो गया। तीसरा का आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है, चौथा जो है 14,588 है बटा 625, इसका दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। तो देखिए 14,588 बटा 625 है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, 5 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 125, फिर 5 से भागा देंगे तो ये हो जाएगा आपका 25, फिर 5 से भाग देंगे ये 5 हो जाएगा, और फिर 5 से देंगे तो 1 हो जाएगा। 625 का अभाज्य गुणनखंड जो होगा 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। अब देखिए 14,588 है बटा 5 जो है आपका 1 2 3 4 गो है, यानी कि 5 का पावर 4, और इसको हमको 10 बनाना है। 10 बनाने के लिए कितना से गुना करेंगे, 2 से, और पावर 4 है तो पावर 4 लिख दिए। तो जब नीचे अपने मन से 2 के पावर 4 से गुना किए हैं तो ऊपर में भी आप जो है 2 के पावर 4 से गुना कर दीजिए। अब देखिए 14,588 गुना 2 का पावर 4 कितना होता है, तो 2 का पावर 4 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, यानी 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8, 8 दूनी का 16, तो ये हो गया आपका 16 बटा 5 में 2 से गुना किए 10, और 10 के कितना है पावर 4। अब देखिए 14,588 है, इसमें 16 से गुना करना है, 16 है तो 16 से गुना करिए, तो इसका गुना करने पर आपका गुणनफल आएगा 23 34 08। तो लिखिए 23 34 08, और 10 के पावर 4 है, यानी कि 10 को 4 बार गुना करिएगा तो हो जाएगा 1 2 3 4 0, यानी कि 10,000।
अब इसमें जो है इसमें इससे भाग देना है तो क्या हो जाएगा, 1 2 4 शून्य है तो 1 2 3 4 शून्य। यहाँ पे जो है 4 अंक के बाद पॉइंट बैठा दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 23.3408। यही आपका दशमलव प्रसार है। पाँचवा प्रश्न देखिए, पाँचवा प्रश्न जो आपका दिया हुआ 1/7 है, कह रहा है कि इसका दशमलव प्रसार ज्ञात करें। इसको डायरेक्ट भागा देना होगा तो 1 में 7 से भागा दे करके इसका दशमलव प्रसार ज्ञात करिए। तो देखिए एक छोटा है, पॉइंट बैठा के एक जीरो बैठा दिए, इधर कुछ नहीं तो जीरो लिख दीजिए। 7 का पढ़ेंगे एक बार में तो 7, 10 में से 7 गया 3, पॉइंट बैठा हुआ जीरो उतर गया। 7 चौके 28, 30 में 28 चला गया 2, पॉइंट बैठा हुआ था एक जीरो उतर गया अपने आप। 7 दूनी का 14, 20 में 14 जाएगा कितना बचेगा 6, पॉइंट बैठा हुआ था जीरो उतर गया अपने आप। देखिए 7 में 8 से गुना करेंगे तो 7 8 56, 60 में 56 चल जाएगा कितना बचेगा 4, जीरो उतरा अपने मन से। 7 बचे 35, 10 में से 5 गया 5, 3 में से 3 गया 0, फिर ऊपर से उतरा 0 तो 7 7 49। अब 50 में 49 चल गया कितना हो गया 1, फिर बैठ गया 0। देखिए फिर लिखेंगे 7 1 7 यानी कि 3। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे कितना हो गया 10 हो गया, और देखिए यहाँ पे कितना था 10 हो गया। यानी कहने का मतलब जब भागा हम लगाए तो देखिए 1 है, यहाँ भी 1 है, इस संख्या जो है फिर से रिपीट कर गया, यहाँ से यहाँ तक गया, उसके बाद फिर से जो है 1 से रिपीट हो गया, फिर आगे लगाइएगा तो 4 आएगा, फिर 2 आएगा, 8 आएगा, फिर से रिपीट कर जाएगा। कहने का मतलब संख्या जो है यहाँ से यहाँ तक आपका रिपीट कर गया, 1 से गया 7 तक, उसके बाद फिर से शुरू हो गया 1 से। तो इसका दशमलव प्रसार जो होगा 1/7 का वो कितना होगा, तो इसको आगे लिखिए 0.142857 लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे एक बूंदा बैठा दीजिए कि यहाँ पे जो है पॉइंट बैठा दीजिए, इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक जो है संख्या रिपीट कर रहा है, तो यही आपका दशमलव प्रसार निकल गया। देखिए आपका 17 जो प्रश्न है, कहता है सिद्ध करे कि √7 एक अपरिमेय संख्या है, इसको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो इसका जो है एक स्पेशल वीडियो बनाए हैं, उसमें √5 को √2 √3 √7 कैसे साबित किया जाता है इसके बारे में उस वीडियो में बनाए हैं, उस वीडियो को आप देख सकते हैं, उसमें सब साबित किया हुआ है। देखिए आपका अगला प्रश्न जो 18 नंबर है, कहता है कि 0.6 उसके ऊपर अंडरलाइन लिख दिया है, इसको परिमेय संख्या के सरल रूप में व्यक्त करिए। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे व्यक्त होगा। हल कितना संख्या कितना आपका दिया हुआ है 0.6 का रेकरिंग है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 0.6 और अंडरलाइन का मतलब है कि आपका जो है 6 6 6 इस तरह से अनगिनत आप ले सकते हैं, जितना लिखना है आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब जो है x बराबर 0.666 डॉट डॉट डॉट, ये जो संख्या दिया हुआ है इसको हम क्या मान लिया, x माना। यानी अब इसको समीकरण जो है 1 आप मान लीजिए कि समीकरण मेरा 1 है। समीकरण 1 के दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, जब 10 से गुना करेंगे तो 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 गुना x 10x, और इसको भी 10 से गुना करना है तो 10 से गुना कर दीजिए। 0.666 इस तरह से संख्या है। तो देखिए 10x बराबर, जब इसमें 10 से गुना करेंगे तो गुना करते हैं तो क्या होता है, पॉइंट जो है एक स्थान पीछे चला जाता है, यानी कि आपका हो जाएगा 6.666 इस तरह से हो जाएगा। अब देखिए 10x बराबर 6.666 जो लिखा हुआ है इसको हम लिख सकते हैं कि 6 + 0.666 इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए 10x बराबर 6 है तो 6 लिख दिए, प्लस 0.666 ये जो लिखा हुआ है इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो देखिए इसको हम जो है x माने हैं
तो इसके जगह पर हम लिख रहे हैं x, क्योंकि इतना बराबर हम x जो है माना है। अब देखिए x है तो x को एक तरफ लाइए, तो ये 10x है, इधर प्लस में है तो इधर आ गया तो आपका माइनस में हो गया, बराबर कितना बचा 6। 10x है, इसमें से एगो x जो है घट जाएगा तो कितना बचेगा 9x बराबर 6। तो x बराबर क्या हो जाएगा 6 इधर है और इधर 9 गुना में है, तो जब इक्वेशन के राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा इधर डिवाइड हो जाएगा 9। दोनों संख्या 3 से कट रहा है तो ये हो जाएगा 3 दूनी का 6 और ये हो गया 3 तिहाई 9। तो देखिए सरल रूप में आ गया, x बराबर क्या हो गया 2/3। यही जो है ये परिमेय संख्या था, इसको सरल रूप में व्यक्त करना था, तो सरल रूप में व्यक्त किए तो कितना आपका आंसर आया 2/3 आंसर आ गया। यही आपका आंसर है।